हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी, लगभग 320 वर्ष तक जो दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। देखो, दिल्ली सल्तनत जो है इसकी स्थापना की जाती है किनके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसकी स्थापना से पहले एक युद्ध होता है, महत्वपूर्ण युद्ध जो है आपके तराइन के युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो होता है 1191। ओके, और तराइन का द्वितीय ये होता है 1192। तो तराइन के युद्ध होते हैं वो किन के मध्य होते हैं? पहला क्वेश्चन। तो तराइन का युद्ध होता है मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। ओके, जो तराइन का युद्ध होता है वो किसके मध्य होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है और पराजित होकर ये वापस गौर प्रदेश भाग जाता है। ओके, और प्रथम युद्ध में जो विजय किसको प्राप्त होती है? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन एक साल बाद यानी कि 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के द्वारा फिर से आक्रमण किया जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त होती है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। ये घटना है कब? 1192। ऑलराइट, अब जो भारतीय प्रदेश थे यानी कि मोहम्मद गोरी के अधीन जो भारतीय प्रदेश थे उन पर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे नियुक्त करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका प्रतिनिधि है? मोहम्मद गोरी का, भारतीय प्रदेशों के ऊपर। ओके, जो मोहम्मद गोरी है इनकी मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई कब? 1206 ईस्वी में। और जो भारतीय प्रदेशों पर नियुक्त कौन था इस समय? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस ऐबक के द्वारा मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात भारत में एक नए राजवंश की स्थापना की जाती है और वो राजवंश है आपके गुलाम वंश। ओके, कौन सा राजवंश आएगा फिर? गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसे हम दास वंश भी बोलते हैं, इसी को हम मामलूक वंश भी बोलते हैं, इसी को हम आदि तुर्क वंश भी बोलते हैं। और इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आपके यहीं से दूसरा क्वेश्चन आता है, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक भी कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? इसका आंसर भी कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। और गुलाम वंश का प्रथम शासक या गुलाम वंश, दास वंश, मामलुक वंश और आदि तुर्क वंश का जो संस्थापक होगा वो कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश शासन करते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो समय होता है वो होता है आपके 1206 ईस्वी से लेकर 1526, और ये समय है लगभग 320 वर्ष। और इन 320 वर्षों में 5 राजवंश शासन करते हैं। पहला जो राजवंश है वो है आपके गुलाम वंश। गुलाम वंश शासन करता है 1206 ईस्वी से लेकर 1290। ओके, दूसरा जो राजवंश है वो है खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश की जो संस्थापक है वो है आपके जलालुद्दीन खिलजी। और ये शासन करता है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी।
1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करता है कौन सा? खिलजी राज। तीसरा जो राजवंश है वो है तुगलक। तुगलक राजवंश। तुगलक राजवंश का जो शासन काल है वो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414। ओके, 1320 से 1414 ईस्वी तक है तुगलक वंश। उसके पश्चात जो नेक्स्ट जो राजवंश है वो है सैयद राजवंश। कौन सा राजवंश है? सैयद राजवंश। और सैयद राजवंश का शासन काल है 1414 ईस्वी से लेकर 1450। ओके, और नेक्स्ट जो अंतिम राजवंश है वो है लोधी राजवंश। लोधी वंश या फिर लोधी राजवंश। और लोधी राजवंश का जो शासन काल होता है 1450 ईस्वी से लेकर 1526। ऑलराइट, देखो गुलाम वंश है, जो गुलाम राजवंश है उसका जो शासन काल होता है वो लगभग होता है 84। कितना होगा? लगभग 84 वर्ष तक शासन करता है कौन सा राजवंश? गुलाम वंश। ओके, लोधी वंश शासन करता है 76 वर्ष। लोधी वंश कितने साल शासन करता है? 76। ओके, सैयद वंश शासन करता है 36 वर्ष। सैयद वंश कितने वर्ष शासन काल, कितना शासन काल होता है इसका? 36 वर्ष। खिलजी वंश शासन करता है लगभग 30 वर्ष। और सबसे अधिक जो शासन, सबसे लंबा जो कार्यकाल होता है वो किसका होता है? आपके तुगलक वंश का, लगभग 94। ओके, तो आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं दिल्ली सल्तनत का शासन काल है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी, लगभग 320 वर्ष। पहला जो राजवंश है वो है आपके गुलाम वंश, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी। ओके, जो लगभग 84 वर्ष शासन करता है। दूसरा राजवंश है आपके खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश का शासन काल है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, लगभग 30 वर्ष तक शासन करता है। तीसरा राजवंश है तुगलक राजवंश। ये 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करते हैं और इनका जो समय है वो सर्वाधिक है, लगभग 94 वर्ष। नेक्स्ट जो राजवंश है वो है आपके सैयद राजवंश। और सैयद राजवंश 1414 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 36 वर्ष। और अंतिम जो राजवंश है वो है आपके लोधी वंश। लोधी वंश 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 76 वर्ष। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है? इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इस इब्राहिम लोधी को जो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसके द्वारा पराजित किया जाता है? बाबर के द्वारा, जो कि मुगल वंश का संस्थान। हमारा जो पहला राजवंश है वो कौन सा है? गुलाम वंश। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? गुलाम। गुलाम, इसके कई नाम है। गुलाम वंश को ही हम बोलते हैं आदि तुर्क, आदि तुर्क, आदि तुर्क, या फिर इसी को हम बोलेंगे प्रारंभिक तुर्क, क्योंकि सबसे पहले तुर्कों का जो सबसे पहला जो राजवंश था भारत में शासन करने वाला, वो गुलाम वंश था। इसी को हम बोलते हैं मामलुक वंश, और इसी को हम दास वंश भी बोलते हैं। और इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका जो संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। ओके, जो पहला शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो शासन करता है वो करता है 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी। वैसे जो ऐबक है, ऐबक शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या शाब्दिक अर्थ क्या होगा? चंद्रमा का स्वामी। इसको कहा जाता है ऐबक ए शाह। ऐबक ए शाह भी किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के कई उपनाम। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम कौन कौन से थे वो हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख वक्त। क्या कहा जाता है? लाख वक्त। लाख वक्त
लाख वक्त का मतलब होता है लाखों का दान, लाखों का दान देने के। उनकी कई उपनाम है, उनमें एक है लाख वक्त, दूसरा है पील बख्श। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान, हाथियों का दान देने वाला। इसके अलावा इसको बोलते हैं हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय। ओके, हातिम द्वितीय एक दानी शासक था, उससे इनकी तुलना की जाती है। इसके अलावा इनकी एक और उपाधि है, वो है इनकी कुरान का। कुरान का सुरीली आवाज में पाठ करने के कारण, कुरान का सुरीली आवाज में पाठ करने के कारण इन्हें क्या कहा गया है, कुरान का। तो इनके कई उपनाम है, लाख वक्त, दूसरा है पील वक्त, तीसरा बोलते हैं हातिम द्वितीय, और इसी को हम बोलते हैं कुरान का। राइट, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है क्या, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। इसी को कहा जाता है गुलाम वंश का संस्थापक, भी इसी को कहा जाता है। ओके, इसके कई उपनाम है, उपनामों में पहला है लाख वक्त, दूसरा है पील वक्त, तीसरा है हातिम द्वितीय, और चौथा है क्या, कुरान। ऐबक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ओके, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो एक दास था, पहली चीज, इसीलिए हम इस राजवंश को भी क्या बोलते हैं, दास वंश। ओके, तो सबसे पहले यह एक तुर्क था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो परिचय देखेंगे हम, यह एक तुर्क था। ओके, तुर्क था। इसके अलावा इसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसकी उंगली टूटी हुई थी, इस कारण इसे कहा जाता है ऐबक शाह। क्या कहा जाता है इसे, ऐबक शाह। ऑलराइट, इसे सबसे पहले एक बाजार है मध्य एशिया में, निशापुर। निशापुर के बाजार में एक व्यापारी था, एक जो व्यापारी था, काजी फखरुद्दीन, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी। एक व्यापारी है कौन, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी। इसके द्वारा निशापुर के बाजार से खरीदा गया। किसे खरीदा गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके द्वारा, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी को के द्वारा खरीदा गया है। कहाँ से खरीदा गया है, निशापुर के बाजार। बाद में क्या होता है, जो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्रों के द्वारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसे फिर से बेच दिया जाता है। अब्दुल अजीज कोफी के पुत्रों के द्वारा इसे फिर से बेच दिया जाता है। फिर से इसे बेचा जाता है कहाँ पर, गजनी के बाजार। कहाँ बेचा जाता है, गजनी के बाजार में। और गजनी में इसे जो खरीदा है, वहां पर किनके द्वारा खरीदा है, मोहम्मद गोरी के द्वारा। मोहम्मद गोरी ने इसे कहाँ से खरीदा है, गजनी के बाजार। ऑलराइट, तो ये दास किस प्रकार से बना, तो सबसे पहले इसे खरीदा था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोफी के द्वारा। अब्दुल अजीज की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पुत्रों के द्वारा इसे फिर से बेच दिया जाता है, और फिर से इसे बेचा जाता है कहाँ पर, गजनी के बाजार में। यहाँ पर इसे मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीद लिया। अब हम देखते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसकी जीवन यात्रा। तो इसकी जीवन यात्रा को हम दो पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, और दूसरा हो जाएगा एज ए सुल्तान के, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के, सुल्तान के सुल्तान के रूप में इनकी जो यात्रा प्रारंभ होती है 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के मध्य, जबकि मोहम्मद गोरी के जो सहायक के रूप में होती है उनकी 1192 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी। यानी कि उनके जीवन काल को हम मेनली दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में, और दूसरी है एज ए सुल्तान के रूप में। तो गोरी के सहायक के रूप में इन्होंने क्या कार्य किया, तो गोरी के सहायक के रूप में इनके
इनकी जो मेन भूमिका रही है वो सैन्य गतिविधियों में। सैन्य गतिविधि में जैसे तराइन के युद्धों में पार्टिसिपेट किया है, तराइन के युद्धों में भाग लिया है 1191 और 1192 ईस्वी। इसके अलावा इन्होंने जो अजमेर में जो विद्रोह हुआ है उसका दमन किया था, अजमेर विद्रोह का दमन, अजमेर में विद्रोह का दमन किया। इसके अलावा इन्होंने एक युद्ध लड़ा है, कौन सा, चंदावर का, चंदावर का युद्ध लड़ा है। इसके अलावा रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान किया है ऐबक के प्रतिनिधि के रूप में। ओके, इसके अलावा इन्होंने अनहिलवाड़ा को लूटा, अनहिलवाड़ा पड़ता है गुजरात में, अनहिलवाड़ा को लूटा है, बुंदेलखंड को जीता है, और इन्हें जो एक पद प्रदान किया गया था वो है अमीर आखुर, अमीर ए आखुर। ये होता है अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। ये पद दिया गया है किनके द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा। ऑलराइट, और बाद में इन्हें मलिक का पद भी दिया गया, इनका पद मलिक का। ऑलराइट, अंत में मोहम्मद गोरी के द्वारा इन्हें वली अहद घोषित, वली अहद या फिर भारतीय प्रांतों का जो प्रांतपति है या फिर भारतीय प्रांतों का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है किनके द्वारा, गोरी। गोरी कहता था कि अन्य शासकों या सुल्तानों की एक दो संतानें होती है, मेरे तो 1000 दास थे। यानी कि गोरी का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उन्होंने कई सारे दास। अब हम दूसरा हम देखते हैं शासक के रूप में या फिर सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, तो सुल्तान के रूप में सबसे पहले 25 जून 1206 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक, 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं, उन्होंने खुद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, नहीं इन्होंने खुतबा पढ़वाया है, नहीं इन्होंने सिक्का डलवाया। इन्होंने जो उपाधि धारण की है वो उपाधि धारण की थी किसकी, मलिक व सिपहसालार। किसकी उपाधि धारण की है, मलिक व सिपहसालार। ओके, राज्याभिषेक हो चुका है लेकिन इन्होंने खुद ने सुल्तान की उपाधि धारण करी थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, नहीं इन्होंने सिक्के डलवाए हैं, नहीं इन्होंने खुतबा पढ़वाया। ओके, और इन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी है, मलिक व सिपहसालार। ओके, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उनका जो उत्तराधिकारी बनता है, गौर का जो शासक बनता है वो बनता है गियासुद्दीन मोहम्मद। कौन बनता है, गियासुद्दीन मोहम्मद। गियासुद्दीन मोहम्मद ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसे दासत्व से मुक्त कर दिया, क्योंकि अभी भी मोहम्मद गोरी का दास था और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो चुकी है और उसका उत्तराधिकारी जो बना है वो बना है गियासुद्दीन मोहम्मद। और गियासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व से मुक्त कर दिया गया है, उसे दासत्व मुक्ति प्रमाण पत्र भेजा है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दासत्व से मुक्त किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, गियासुद्दीन मोहम्मद। गियासुद्दीन मोहम्मद कौन है, मोहम्मद गोरी का एक प्रकार से उत्तराधिकारी। ओके, इन्होंने जो दासत्व मुक्ति के लिए यानी कि दासत्व से मुक्ति के लिए एक दूत भेजा है और उसका नाम क्या था, निजामुद्दीन अहमद। कौन है, निजामुद्दीन अहमद को भेजा है, कहाँ पर, गज, किसके पास, गियासुद्दीन मोहम्मद के पास। किसने भेजा है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे भेजा है, निजामुद्दीन अहमद को किसके पास भेजा है, गियासुद्दीन मोहम्मद को, गियासुद्दीन मोहम्मद के पास। क्यों भेजा है, दासत्व से मुक्ति
हेतु। ओके। और इसके पश्चात गियासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा इसे दासत मुक्ति के प्रमाण पत्र के तौर पर एक फरमान भेजा गया था। इसके अलावा सिंहासन भी भेजा गया था। किसको भेजा है? कुतुबुद्दीन ऐबक को एक लाल छत्र भेजा गया था, पताका, नकारा एवं राजदंड। किसको भेजा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके द्वारा भेजा गया है? गियासुद्दीन मोहम्मद को एज ए, और इसके अलावा इसे सुल्तान की पदवी से भी विभूषित किया, सुल्तान की पदवी से विभूषित। किसके द्वारा किया गया है? गियासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। किसको किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो सुल्तान के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी को राज्याभिषेक किया है। इसके अलावा इसने खुद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, नहीं सिक्के डलवाए, नहीं खुतबा पढ़वाया। उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो किसकी है? मलिक और सिपहसालार की। गोरी का उत्तराधिकारी कौन था? गियासुद्दीन मोहम्मद, जो कि गजनी का शासक था। इससे दासत मुक्ति हेतु इन्होंने अपना एक दूत भेजा है। कौन? निजामुद्दीन अहमद। किसके पास भेजा है? गियासुद्दीन मोहम्मद के पास। कहाँ भेजा है? गजनी भेजा है। किसने भेजा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भेजा है। इसके पश्चात जो गियासुद्दीन मोहम्मद ने इसे दासत से मुक्त कर दिया है, और दासत मुक्ति के तौर पर इसने एक फरमान भेजा है, सिंहासन भेजा था, लाल छत्र भेजा है, पताका, नकारा और राजदंड भेजा है। और इसके अलावा जो इसे सुल्तान की पदवी से विभूषित किया गया है, किसके द्वारा? गियासुद्दीन मोहम्मद के द्वारा। अब हम देखते हैं एज ए शासक के रूप में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने समस्याएं कौन कौन सी। शासक के रूप में चुनौती, इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो इनके सामने 3 चुनौतियां थी मेनली। एक थी यलदौज, दूसरी थी कुबाचा और तीसरी थी अलीमर्द। यलदौज है, जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का अमीर था या मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था, उसी प्रकार से यलदौज भी मोहम्मद गोरी का एक प्रकार से सेनापति था। और ये इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। कहाँ पर? गजनी में। जिस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी प्रकार से गजनी ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया है किसने? यलदौज। कुबाचा भी मोहम्मद गोरी का ही सेनापति था, और इसने खुद को स्वतंत्र घोषित किया है। कहाँ पर? मुल्तान। कहाँ है? मुल्तान और उच्च, राइट। और अली मर्दान है, ये शासक था कहाँ का? बंगाल। तो मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके सामने 3 मेनली चुनौतियां हैं। एक है यलदौज, दूसरी है कुबाचा और तीसरी है अली मर्दान। सबसे पहले हम देखेंगे किसको? यलदौज। यलदौज कहाँ का प्रतिनिधि था? जैसे मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था, और ये सबसे बड़ी चुनौती थी किसके सामने? कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने। और ये है गजनी का एक प्रकार से प्रांतपति था। ओके। अब यलदौज से निपटने हेतु इसने क्या किया है? जो यलदौज की जो पुत्री है उससे विवाह कर लिया है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि वैवाहिक संबंधों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया है। किसके द्वारा? तो किसने किया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है? यलदौज की पुत्री के साथ विवाह कर लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरी समस्या है कौन सी? कुबाचा। दूसरी समस्या कौन सी है? कुबाचा। और कुबाचा के साथ क्या किया है? उन्होंने क्या किया है? अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री नहीं सॉरी, इसकी बहन थी। किसकी बहन है? ऐबक। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर दिया है? कुबाचा। तो इस प्रकार इस समस्या का समाधान कर लिया। ओके। तीसरी समस्या है कौन? अलीमर्द। तीसरी समस्या कौन थी? अलीमर्द। देखो, मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी किसका सेनापति है? मोहम्मद घोरी का। इस बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल पर अभियान किया जाता है और बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन इस बख्तियार खिलजी को पराजित करके जो नेक्स्ट बंगाल में अधिकार किसका हो जाता है? अली मर्दान। लेकिन इस अली मर्दान के विरुद्ध भी जो खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर दिया, खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर दिया। ध्यान क्या रखना है, अली मर्दान कौन है? देखो मोहम्मद घोरी का जो सेनापति था, एक कौन? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन बंगाल में अली मर्दान के द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। बंगाल पर अधिकार किसका हो गया? अली मर्दान का। लेकिन अली मर्दान के विरुद्ध भी खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर दिया है, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए, इस विद्रोह से छुटकारा पाने के लिए अली मर्दान ने सहायता मांगी है किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी सहायता मांगी है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण में आया कौन? अली मर्दान। और इसकी सहायता हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक सेनापति है उसे भेजा है कहाँ पर? बंगाल। अपना सेनापति था कौन? कैमाश रूमी। कैमाश रूमी को भेजा है कहाँ पर? बंगाल। किसकी सहायता के लिए? अली मर्दान। अली मर्दान की सहायता के लिए कैमाश रूमी, जो कि किसका सेनापति है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसे भेजा है कहाँ पर? बंगाल। और इस कैमाश रूमी के द्वारा बंगाल में जो विद्रोह था उसका दमन कर दिया है। बंगाल में विद्रोह को दमन कर दिया है, और जो खिलजी सरदार थे उन्हें पराजित कर दिया है। और बाद में जाके जो अली मर्दान है, अली मर्दान ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार। तो 3 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम थी यलदौज, दूसरी थी कुबाचा। पहली प्रॉब्लम थी यलदौज, तो इन्होंने क्या किया है? यलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया है। दूसरी प्रॉब्लम थी कौन? कुबाचा। इसने क्या किया है? अपनी बहन का विवाह कर दिया है किसके साथ? कुबाचा के साथ। और तीसरी प्रॉब्लम थी कौन? अली मर्दान। अली मर्दान कहाँ का शासक है? बंगाल का। और इसके साथ इसका क्या किया है इन्होंने? अली मर्दान के विरुद्ध विद्रोह किया है खिलजी सरदारों ने। उनसे बचने के लिए अली मर्दान किसकी शरण में आ गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने प्रतिनिधि को भेजा है, या अपने सेनापति को भेजा है कैमाश रूमी को, और कैमाश रूमी के द्वारा बंगाल में विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। अली मर्दान को वहां का शासक बना दिया जाता है, और इस अली मर्दान के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करते हैं। ओके, इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान हो। लेकिन होता क्या है, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक की मृत्यु हो यानी कि कुछ और प्रशासनिक सुधार करता इससे पहले ही घोड़े से जो एक खेल है चौगान, एज ए पोलो था, तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती। कब होती है? 1210 ईस्वी में। कहाँ होती है? लाहौर में। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर है। लाहौर इनकी राजधानी। बाद में जाके जो इल्तुतमिश है वो लाहौर से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ कर देता है? दिल्ली। ओके, तो अभी तक इनकी जो राजधानी है वो कहाँ पर है? लाहौर। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियों में जो इनके जो दरबार में रहता था एक दरबारी विद्वान है, उसका नाम है हसन निजामी। कौन है? हसन
निजामी, और हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था ताज उल माशर। क्या लिखा गया है? ताज उल माशर। इसके अलावा एक एक दरबारी विद्वान था, उनका नाम है फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर, और फक्र ए मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया है आदाब उल हर्ब, और एक और है अल शुजा। ये ग्रंथ लिखी गई है किसके द्वारा? फक्र ए मुदब्बिर के द्वारा। स्थापत्य कला में हम देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो निर्माण किए गए हैं उनमें पहला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारत में इस्लामी पद्धति में निर्मित प्रथम मस्जिद। भारत में इस्लामी पद्धति में निर्मित प्रथम मस्जिद। भारत में इस्लामी पद्धति में निर्मित प्रथम मस्जिद का निर्माण किया गया है किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और मस्जिद का नाम क्या है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। यह जो मस्जिद है वो 27 जैन मंदिरों को गिराकर इसका निर्माण किया गया। 27 जैन मंदिरों को ध्वस्त करके, 27 जैन मंदिरों को ध्वस्त करके जो निर्माण किया गया है किसका? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माण किया गया है वो किया गया है कहाँ पर? अजमेर। कहाँ किया गया है? अजमेर में। पहली जो स्ट्रक्चर थी वो कौन सी थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, और इसका निर्माण किया गया था कहाँ पर? दिल्ली में। इसका निर्माण कहाँ किया गया था? दिल्ली में। दूसरी स्ट्रक्चर है कौन सी? 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसका निर्माण किया गया है कहाँ पर? अजमेर में। तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, और इस कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया है वो कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में। ऑलराइट, जो कुतुब मीनार को समर्पित किया गया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, एक सूफी संत था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी नहीं है, बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसको समर्पित किया गया। ओके, तो इसका निर्माण बाद में पूरा करवाया है किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। बाद में इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, लेकिन इसका निर्माण प्रारंभ किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? इस क्लास में हमने सबसे पहले देखा था दिल्ली सल्तनत। 1206 से 1526 ईस्वी तक शासनकाल रहता है, लगभग 320 वर्ष तक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण युद्ध है वो है तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1193 ईस्वी में, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। किस किसके मध्य होता है? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है। इसके पश्चात जो भारतीय क्षेत्र पे उनका अधिकार हो जाता है उनका मोहम्मद घोरी का। मोहम्मद घोरी का अधिकार होने के पश्चात जो भारतीय क्षेत्र पे भारतीय प्रदेशों पर जिसे नियुक्त किया जाता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, और मोहम्मद घोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ओके, और दिल्ली सल्तनत में जो पहला जो राजवंश है वो है गुलाम वंश, जिसे हम दास वंश भी बोलते हैं, मामलुक वंश भी बोलते हैं, आदि तुर्क वंश भी बोलते हैं। इसकी स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की संस्थापक भी कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट, अब दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। 5 राजवंश कौन कौन से थे? पहला है गुलाम वंश,
दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश, पांचवा है लोधी वंश। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक है वो है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके बाबर के द्वारा जो नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में जो नेक्स्ट पार्ट है मुगल काल उसका प्रारंभ। ओके, फिर हमने स्टार्ट किया था गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक रहता है दिल्ली सल्तनत का या फिर गुलाम वंश का कब से कब तक? 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी। इसे कहा जाता है ऐबक साल। इसकी एक अंगुली टूटी हुई थी। इसके कई उपनाम है जैसे लाख वक्स। लाख वक्स का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दान देने वाला। दूसरा है पील वक्स, हाथियों का दान देने वाला। इसे हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई है। इसी को हम बोलते हैं कुरान। कुरान खास, कुरान खास क्यों बोलते हैं? कुरान का सुरीली आवाज में पाठ करना। यह एक तुर्क था। इसे ऐबक साल कहा जाता है। सबसे पहले इसे निशापुर के बाजार से खरीदा था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी के द्वारा। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्रों के द्वारा इसे गजनी के बाजार में बेच दिया जाता है। गजनी के बाजार में इसे खरीदा जाता है किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। मोहम्मद गोरी के सहायक के रूप में इसने कई सैन्य गतिविधियों में पार्टिसिपेट किया था, जैसे तराइन के युद्ध में भाग लिया है, अजमेर युद्ध में का दमन किया है, चंदावत के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, रणथंभौर अभियान किया है, नीलवाड़ा को लूटा है, बुंदेलखंड में भी अभियान किए थे। ये एक जो पद प्रदान किया गया था वो था अमीर याकूब, जिसे कहा जाता है अश्वशाला का है। और इनकी जो उपाधि दी गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा मलिक और वालिया। सुल्तान के रूप में हम देखें 25 जून 1206 ईस्वी को इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। खुद सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, न ही उन्होंने खुद के नाम के सिक्के डलवाए और न ही खुद में पढ़वाया, लेकिन उसने उपाधि जो धारण की थी वो थी मलिक और सिपहसालार। अब मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है? गियासुद्दीन मोहम्मद। गियासुद्दीन मोहम्मद से दासत मुक्ति के लिए उसने एक दूत है निजामुद्दीन अहमद, इसे भेजा है कहाँ पर? गजनी। इसे भेजा है निजामुद्दीन अहमद को। कहाँ भेजा है? गियासुद्दीन मोहम्मद के पास। क्यों भेजा है? दासत मुक्ति को। और गियासुद्दीन मोहम्मद ने उसे दासत से मुक्त कर दिया है। इसके लिए एक प्रमाण पत्र भेजा था। इसके अलावा फरमान भेजा है, सिंहासन भेजा था, लाल छत्र भेजा है, पताका, नकारा और राजदंड भेजे थे। इसके अलावा इसे सुल्तान की पदवी से भी विभूषित किया। अब हम देखते हैं एज ए सुल्तान के रूप में इनके सामने समस्याएं क्या थी। तो पहली समस्या थी यलदौज, कुबाचा, दूसरी कुबाचा और तीसरी अली मर्दान। देखो जिस प्रकार से मोहम्मद गोरी का एक प्रतिनिधि है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी प्रकार से यलदौज भी मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था, कुबाचा भी मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था। और अली मर्दान कौन है? अली मर्दान है मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था कौन? बख्तियार काकी खिलजी। बख्तियार काकी खिलजी, बख्तियार खिलजी है। बख्तियार खिलजी है किसका? मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि। इसके द्वारा बंगाल पर अभियान करके बंगाल को जीत लिया जाता है, लेकिन बंगाल में एक सरदार होता है अली मर्दान, इसके द्वारा बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी जाती है। बंगाल की गद्दी पर कौन बैठ गया? अली मर्दान। बाद में जाके जो खिलजी सरदार है खिलजी सरदारों ने विद्रोह कर दिया। खिलजी सरदारों के विद्रोह के कारण अली मर्दान भागकर किसकी शरण में चला जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की शरण। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपने प्रतिनिधि को भेजा जाता है, अपने सेनापति को भेजा जाता है। बंगाल के विद्रोह का दमन करने के पश्चात अली मर्दान को वहां का शासक बना दिया जाता है और अली मर्दान किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इस प्रकार बंगाल समस्या का समाधान हो जाता है। यलदौज की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया है? इसने क्या किया है? यलदौज की पुत्री से विवाह कर लिया है किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुबाचा के साथ क्या किया है? अपनी बहन का विवाह कर। इस प्रकार से इन्होंने तीनों समस्याओं का समाधान किया। अब हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे तो उसमें दो दरबारी विद्वान है, एक है हसन निजामी और दूसरा है फखरे मुदब्बिर। हसन निजामी के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है वो है ताजुल मासिर और फखरे मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया है आदाबुल हर्ब और दूसरा है अल शुजा। स्थापत्य में देखें तो इनके द्वारा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद की स्थापना की गई है कहाँ पर? दिल्ली में, जो भारत में इस्लामी पद्धति में निर्मित प्रथम मस्जिद है, जो कि 27,000 मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसकी स्थापना की गई है कहाँ पर? अजमेर में। और तीसरी जो स्ट्रक्चर है वो है कुतुब मीनार, स्थापना कहाँ पर की गई है? दिल्ली में। और इसकी किसकी याद में इसका निर्माण किया गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किया गया था। ये एक सूफी संत था। ओके, और अगला जो शासक होगा तो यानी कि
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी होगा वो होगा आराम शाह, लेकिन ये अयोग्य उत्तराधिकारी था, इसलिए आराम शाह को पराजित करके नेक्स्ट जो शासक बनता है वो कौन बनता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो शासन काल होता है वो होता है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी। ओके, तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। थैंक यू।